brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज कहानी का 1800 एपिसोड 1800 तो एक नंबर है सिर्फ ये, और 1800 मतलब 1799 कहानी आप सुन चुके हैं। आज 1800वीं कहानी है, तो फिगर के हिसाब से ठीक है। एक हमारी क्राइम तक फैमिली मेंबर ने लिखा और इत्तेफाक से वो हम लोगों ने भी डिसाइड किया था। बड़ी अच्छी लाइन है कि आज कहानी बालिग हो गई, क्योंकि 18 का आंकड़ा जुड़ा है। 18 साल में एडल्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ, और 18 साल में आपको वोट देने का राइट भी होता है। 18 साल में आपको घर वाले भी मानते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया या बच्ची बड़ी हो गई, अपने फैसले खुद कर सकती है। तो वही आज की कहानी का है, कहानी बालिग हो चुकी है। तो इस खास मौके पर मैंने सोचा कि आपको इन 1799 में से बहुत सारी कहानियाँ, वही खून खराबा, दुख, आंसू, आहें, गम, तकलीफ, पता नहीं क्या क्या सुनाई है। आज भी देखिए जंग जारी है, इंसान इंसान का दुश्मन है, मार रहा है। ईरान इजराइल में चल रहा है, उधर लेबनान में था, बाकी दुनिया में भी कहीं टेररिज्म है, कहीं आतंकवाद, कहीं क्रिमिनल, गैंगस्टर। इस नफरत भरे माहौल के बीच में आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक माँ बाप की कहानी है। एक माँ बाप की जिसका एक जवान बेटा है और उस जवान बेटे की मौत हो जाती है। अब उस बूढ़े माँ बाप को अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है उस बेटे के बगैर। सिर्फ उसकी यादों के साथ नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि कुछ उसकी निशानी के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये कहानी दिल को कचोटती भी है, रुलाती भी है, तकलीफ भी पहुंचाती है, और साथ ही साथ प्रेरणा भी देती है कि दुख तकलीफ के इस माहौल में भी, चाहे गम कितना बड़ा हो, एक इंसान जीने का कोई ना कोई रास्ता, आसरा ढूंढ लेता है। तो इस खास मौके पर मैंने इसीलिए सोचा कि आज आपको यही कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी दिल्ली की एक फैमिली की है। एक परिवार, बहुत ही प्यारा परिवार। परिवार में माँ बाप और 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा। इस परिवार के मुखिया, जिनका नाम गुरविंदर सिंह, वो एक इंजीनियर थे। इंजीनियर के पोस्ट से रिटायर हो गए। उनकी पत्नी हरबीर कौर और साथ में 2 बेटी और 1 बेटा था। बेटे का नाम प्रीत इंदर सिंह। 2020 की बात है, करीब 30 साल की उम्र हो चुकी थी। प्रीत इंदर सिंह अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद अपनी नौकरी और अपने फ्यूचर के लिए अपनी जंग लड़ रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अचानक एक रोज़ जब उसकी तबीयत ख़राब हुई, फिर अस्पताल ले जाया गया, तो पता चला उसे एक अजीब बीमारी है। उस बीमारी का नाम था हॉजकिंस लिम्फोमा। ये एक तरह का हॉजकिंस लिम्फोमा, एक ब्लड कैंसर था। घर वाले सर गंगाराम अस्पताल ले गए, दिल्ली में ही है, नामचीन अस्पताल है। वहाँ डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला ये बीमारी है। अब ये हुआ कि कीमो होगा, बाकी इलाज होगा, लेकिन बीमारी ख़तरनाक, ज़िंदगी बचने की गुंजाइश कम थी। 30 साल के प्रीत इंदर की अभी शादी भी नहीं हुई थी, वो कुंवारा था, और अब उसने ज़िंदगी की शुरुआत की थी। इसके बाद घर वाले लड़की भी देख रहे थे, लेकिन तभी ये बीमारी दस्तक दे देती है। अब गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। तभी एक रोज़, चूँकि हालात पता थे और जो बीमारी थी ये भी पता था, घर वालों को भी डॉक्टर ने बता दिया था कि इसमें बचने की गुंजाइश कम है। तो 22 जून को इस बीमारी के बारे में पता चला, 2020। 27 जून की तारीख थी, 27 जून 2020। प्रीत इंदर सिंह और उसके माता पिता ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि प्रीत इंदर सिंह का जो स्पर्म है, सीमन है, वीर्य है, वो बाकायदा फ्रीज करके हिफाजत से एक जगह रखा जाएगा, ताकि अगर कल को प्रीत इंदर सिंह की मौत हो जाएगी, जो लगभग तय था, तो उसी स्पर्म या वीर्य के जरिए प्रीत इंदर सिंह के बूढ़े माँ बाप उससे पैदा होने वाले उस बच्चे की शक्ल में प्रीत इंदर को देख पाए और अपनी ज़िंदगी काट सकें, बुढ़ापा काट सकें। 27 जून को ये स्पर्म प्रीत इंदर का
राम मनोहर लोहिया सर गंगाराम अस्पताल में फ्रीज करके रख दिया गया। बाकायदा उस पर पेपर साइन हुए जिस पर प्रीतिंदर सिंह के दस्तखत थे, उसके पिता गुरविंदर सिंह के दस्तखत थे। और इस स्पर्म को रखने की हिफाजत से फ्रीज करके ताकि ये खराब ना हो, एक कीमत भी होती है, फीस, वो भी पिता को देना था। और ये डॉक्टर ने इसलिए 27 जून को किया क्योंकि उसके बाद कीमो शुरू होना था। और ये था कि अगर कीमो शुरू होने के बाद स्पर्म फ्रीज किया जाएगा या स्पर्म लिया जाएगा तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी, ड्रग, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ों का असर होगा। तो इसीलिए कीमो से 5 दिन पहले ही प्रीत इंदर का स्पर्म लेकर सर गंगाराम अस्पताल में रख दिया गया फ्रीज करके हिफाजत से। इसके बाद ये जून की बात है, 27 जून, जुलाई अगस्त तक इलाज चला और सितंबर के पहले हफ्ते में प्रीत इंदर की मौत हो गई। जवान बेटे की मौत से माँ बाप, पूरा परिवार टूट गया। हालांकि पिछले 2-3 महीने से उन्हें पता था कि क्या होगा, लेकिन एक उम्मीद थी, एक करिश्मे की उम्मीद थी कि शायद उनका इकलौता बेटा बच जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। प्रीत इंदर की मौत हो गई। प्रीत इंदर की मौत के बाद परिवार कुछ दिन सदमे में रहा। इसके बाद माँ और बाप, हरबीर कौर माँ और गुरविंदर सिंह पिता, एक रोज़ सर गंगाराम अस्पताल पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे का जो स्पर्म आपके यहाँ रखवाया था हमने फ्रीज करके, हमें वो दे दीजिए। इसलिए दे दीजिए ताकि हम उस स्पर्म को सरोगेसी के ज़रिए किसी सरोगेट को ढूंढेंगे। अब ये सरोगेसी से जो बच्चे पैदा होते हैं, और सरोगेट मतलब किसी के कोख में वो एग और बाकी चीज़ें डालेंगे और फिर बच्चा पैदा होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली में हमारी 2 बेटियां हैं और प्रीत इंदर अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था। तो उन्होंने कहा कि हमें एक सरोगेट भी मिल गया हमारी फैमिली में और अपने बेटे के एक को उसमें डालेंगे और फिर वो एक बच्चा पैदा होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही सर गंगाराम अस्पताल में, उन्हीं के बेटे का वो स्पर्म जो 3 महीने पहले वहाँ इन दोनों की मर्जी से और उनके अपने बेटे की मर्जी से रखा गया था, देने से मना कर दिया भारतीय कानून और कुछ नियम और उन चीज़ों का हवाला देकर। उसने कहा हम आपको नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा आप किसको दे सकते हैं? उन्होंने कहा हम सिर्फ स्पर्म जो होता है, जो इस तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं, पति या पत्नी में से किसी एक को दे सकते हैं। अगर पति और पत्नी में से कोई नहीं है तो फिर हम किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि उसका कानून ये कहता है कि फिर उसका बहुत मिसयूज़ होता है, क्या क्या होता है। अब माँ बाप गिड़गिड़ाते रहे कि जवान बेटा खो दिया है, एक ही सहारा है, हम अपने बेटे के स्पर्म के ज़रिए एक बच्चा या बच्ची जो भी इस दुनिया में आए, उसी में अपने बेटे को ढूंढ लेंगे, तलाश लेंगे और उसके साथ अपना बुढ़ापा काट लेंगे। और अगर हम दोनों मर गए तो फिर हमारी दोनों बेटियां भी लिख के देने को तैयार हैं कि वो उसका पालन पोषण करेंगी। तो इसीलिए आप दे दीजिए। लेकिन सर गंगाराम अस्पताल के जो भी अथॉरिटी के लोग थे, उन्होंने कानून का हवाला देकर देने से मना कर दिया। अब माँ बाप का सपना टूट गया। जवान बेटा पहले ही खो चुके थे। उस बेटे के शक्ल में उसका एक अंश उनकी ज़िंदगी में आए, वो सपना भी अस्पताल ने तोड़ दिया। क्या करें? तभी कुछ लोगों ने कहा कि आप अदालत जाइए, क्योंकि उस पर आपका कानूनी हक है और आप उस स्पर्म को हासिल कर सकते हैं। आखिरकार माँ बाप एक वकील को हायर करते हैं और उसके बाद कोर्ट पहुंच जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक स्पेशल उन्होंने अर्जी लगाई और उन्होंने सारी ये कहानी लिखी कि किस तरीके से उनके बेटे का स्पर्म और अस्पताल देने से मना कर रहा है। 2020 की बात है ये, जब ये मुकदमा अदालत में पहुंचा। इसके बाद एक लंबी लड़ाई चली। ये देश में अपनी तरह का पहला मुकदमा था। वो इसलिए कि सरोगेसी से या सरोगेट जो होते हैं और इस तरह से स्पर्म लेकर बच्चा पैदा करने का आमतौर पर जो माँ बाप बहुत सारे देश और दुनिया में हैं, जो माँ बाप नहीं बन सकते, तो वो IVF या इसी तरह के जो आजकल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर वो माँ बाप बन जाते हैं। तो पति पत्नी की कहानियाँ तो आई थी, लेकिन यहाँ कोर्ट में एक ऐसा मैटर आया है कि एक बेटा है जिसका स्पर्म एक अस्पताल में पड़ा है और अस्पताल दे नहीं रहा,
और उस माँ बाप को अपने बेटे का वो स्पर्म इसलिए चाहिए ताकि वो अपनी विरासत को आगे बढ़ा सके, वो इस बेटे के अंश के रूप में अपने घर में उसी बेटे की झलक को महसूस कर सके, और अस्पताल उन्हें उनका ये हक नहीं दे रहा। अदालत को भी पहले समझ में नहीं आया कि क्या करे इस मामले में। खैर अदालत ने केस एक्सेप्ट किया, दोनों पार्टी को नोटिस भेजा, जवाब मांगा। अब उसके बाद मुकदमा चलता रहा अदालत के अंदर। मुकदमा चल रहा है, इस दौरान में तमाम तरह की बहस दलील हुई। अब ये हुआ कि भाई क्यों और कैसे इस केस का फैसला हो, तो बड़ा एक सिंपल था। तर्क दिया गया कि जो हमारे देश में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, उसके तहत एक माँ बाप को अपना उत्तराधिकारी, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने वाला अगर वो चाहता है तो उसमें कानून कहीं आड़े नहीं आ सकता, क्योंकि कानून ने ही हक दिया है। लेकिन यहाँ ये है कि उसकी पत्नी नहीं है, माँ बाप को चाहिए, तो कैसे दे दें। और हमारे यहाँ जो ये स्पर्म और इसको लेकर या फिर प्रजनन जो पैदा करने वाले बच्चों के लिए जो भी इस तरह का कानून है, इस तरीके से IVF या फिर स्पर्म के ज़रिए, वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो माँ बाप कुदरती तरीके से माँ बाप नहीं बन सकते, तभी वो सरोगेसी के थ्रू या IVF के थ्रू जो भी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू वो माँ बाप बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक माँ बाप यानी कि अब एक तरह से वो दादा दादी हैं, क्योंकि उनके बेटे का जो स्पर्म है उससे जो भी बच्चा पैदा होगा, अब वो गुरविंदर सिंह और हरवीर कौर उसके दादा और दादी होंगे, यानी ग्रैंड पेरेंट्स। कोर्ट में ये भी बहस चला कि हमारे देश में जो कल्चर है उसमें ये है कि एक बच्चे को पालने में दादा और दादी का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। माँ बाप वर्किंग हैं, वो चले जाते हैं, दादा दादी बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, तो बच्चों की देखभाल करते हैं। कई मामलों में माँ बाप से ज़्यादा प्यार दादा दादी को देते हैं, या बच्चे ज़्यादा दादा दादी या नाना नानी को प्यार करते हैं। तो ये सारी दलील चल रही है, अदालत सब कुछ सुन रहा है। इसके बाद ये हुआ कि भाई इससे पहले कभी ऐसा हुआ है क्या। सारे वकीलों की दलीलें भी चल रही हैं कि कभी इस तरीके से स्पर्म पेरेंट्स को दिया गया हो और जिस लड़के का स्पर्म है उसकी शादी नहीं हुई हो। तो कुछ ऐसे केस अदालत में रखे गए। इसमें कुछ ऐसे केस ये थे जो कुछ इंडिया के थे, कुछ बाहर के थे। एक केस था 2018 का पुणे का, एक 48 साल की महिला जो उसके एक बेटे को ब्रेन कैंसर था और जर्मनी में उसकी मौत हो गई थी। पुणे की ये महिला थी और 27 साल का वो बेटा था उसका। तो जब ये हुआ तो उसने उस बेटे का स्पर्म लिया और फिर खुद ही सरोगेट वो बनी लेडी, यानी अपने बेटे के स्पर्म को उसने खुद लिया और उसके बाद एक ट्विन पैदा हुआ था, एक जुड़वा बच्चा, और वहाँ के कानून और अदालत ने इसकी इजाज़त दे दी थी। तो ये अनोखा नहीं था। उसके बेटे की मौत के बाद जो स्पर्म था, माँ ने उस स्पर्म को खुद अपने कोख में लिया और फिर एक ट्विन को जन्म दिया। इसके अलावा न्यूयॉर्क में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें एक रोड एक्सीडेंट में एक वहाँ का सैन्य आर्मी कैडेट था, एकदम यंग लड़का 21 साल का, उसकी मौत हो गई थी। तो जब उसकी मौत हो गई तो उसके माँ और बाप कोर्ट पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें अपने बेटे के लिए का सीमन चाहिए ताकि हम उससे अपनी विरासत को आगे बढ़ा सकें और हम उसकी निशानी को अपने पास रख सकें। न्यूयॉर्क की कोर्ट ने बाकायदा इसकी इजाज़त दे दी। तीसरा मामला इजराइल का था। गाज़ा में एक वॉर चल रहा था और उसी गाज़ा में वॉर के दौरान एक 19 साल का सैनिक, इजरायली सैनिक, उसकी मौत हो गई थी। तो उसकी माँ, उसने कहा कि मुझे मेरे बेटे का सीमन और मैं उससे बच्चा पैदा करूँगी उसका, ताकि हम उसमें अपने बेटे का रूप देख सकें। और तब उसे कानूनी राइट दिया गया। और इसके बाद तो इजराइल में अब ये है कि ज़्यादातर ऐसे सैनिक जिनकी जवान सैनिक की मौत होती है उनके लिए ये कानून बहुत सारा चल रहा है। तब जब ये सारी चीज़ें हैं तो फिर देश में क्यों नहीं? फिर पता चला कि हमारे देश में, बाकी देशों में इसको लेकर क्या कानून है। तो मालूम हुआ कि हमारे देश में इस चीज़ को लेकर कि पति पत्नी को हटा दें तो पेरेंट्स को देने पर अभी तक एक राय बनी ही नहीं है, ना कानून में, ना संविधान में, कहीं, क्योंकि ये अजीब सी चीज़ लगती है। लेकिन इसके उलट अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चेक गणराज्य, इन देशों में
इस तरीके से किसी की मौत के बाद बच्चा पैदा करने की अनुमति देना, इजाज़त देना उसके स्पर्म से, ये कानूनी राइट मिला हुआ है, आप कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक चीज़ रोक लगा कर किया है, वो ये कि अगर किसी की मौत हो जाती है और फिर उसके सीमन या स्पर्म से बच्चे पैदा करने हैं, तो कम से कम उस मौत के गम से 1 साल के लिए आप उबर जाएं। जब 1 साल पूरा हो जाए तो फिर आप बेशक, आपका फैसला तब भी वही है कि हाँ करना है, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ 1 साल का एक पीरियड, लॉक पीरियड होता है। इसके अलावा जो कुछ देश हैं, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, मलेशिया, पाकिस्तान, हंगरी, स्लोवेनिया जैसे देश, यहाँ पे ये बैंड है। यहाँ पर यह है कि अगर कोई शख्स की मौत हो गई तो उसका स्पर्म लेकर, चाहे पेरेंट्स हो या उसकी वाइफ हो, कोई भी हो, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सीधा सीधा एक मरे हुए शख्स के स्पर्म को लेकर, चाहे वो जीते जी उसने पहले रखा हो, आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पर इवन जो हमारे श्रीलंका है या नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, यहाँ के लिए तो खैर कोई कानून ही नहीं है। उन्होंने कभी लगा भी नहीं कि इन चीज़ों के लिए वो कानून बनना चाहिए, तो वहाँ कोई है ही नहीं। हमारे देश में मरने के बाद ऐसे सिचुएशन आए कि एक मरे हुए शख्स के स्पर्म और उससे कोई प्रेग्नेंट किया हो और उससे बच्चा पैदा हो, तो उसको लेकर कोई क्लियर कट है ही नहीं कानून में। तो यहाँ पे ये पेचीदगी आ गई हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि डायरेक्ट दिशा निर्देश है नहीं, गाइडलाइंस है नहीं कि क्या करें। तो इसलिए मुश्किल आई। हालांकि इस पूरे मुकदमे के दौरान 2 देशों की बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिए गए, एक इजराइल और एक अभी यूक्रेन, जहाँ रूस के साथ पिछले 2 साल से जंग चल रही है, बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो जितने यंग सैनिक मारे गए उनके माँ बाप की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने बच्चों के स्पर्म या वीर्य को लेकर और उससे फिर वो विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। और बाकायदा वहाँ पे तो यूक्रेन में तो ये फ्री भी कर दिया गवर्नमेंट ने कि बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होगा, सरकार खर्चा उठाएगी। तो ये सारी बहस हुई, दुनिया भर के देशों की चीज़ें सामने रखी गई। लेकिन अब जो सर गंगाराम के अस्पताल की तरफ से जो दलील दी गई, खासतौर पर कानून को रखकर और फिर हमारे सरकार की गाइडलाइंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स रखे गए। उसमें पहला पॉइंट ये था कि हमारे देश में जो सर गंगाराम अस्पताल ने भारत गवर्नमेंट को सामने रखकर कहा कि पत्नी के अलावा स्पर्म देने का कोई भी एक क्लियर कट न तो लॉ है, न कानून है, न डायरेक्शन है, यानी कि दिशा निर्देश को है ही नहीं। यहाँ तक कि एक अविवाहित यानी जिसकी शादी नहीं हुई है उसको भी कानून हमारे यहाँ मना करता है। अगर शादी नहीं हुई, मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या दोनों की अभी इंगेजमेंट भी हो गई लेकिन शादी नहीं हुई है, ऐसी सूरत में भी वो अगर माँ बनना चाहे उसके स्पर्म से, तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो मतलब हमारे यहाँ सिंपल सा एक कानून है कि शादीशुदा ही इस कानून के दायरे में आएगा और उसके स्पर्म का यूज़ उसकी पत्नी कर सकती है, उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। पेरेंट्स तो बहुत दूर की बात है, और अगर वो अनमैरिड है तो फिर कोई नहीं कर सकता। और ये पत्नी के लिए भी है ताकि उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अगर पत्नी है नहीं, कुंवारा है, तो फिर आपके उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाए, विरासत बढ़ाए, ऐसा कोई कानून था ही नहीं। पहली दलील ये दी गई। दूसरी दलील ये दी गई कि भारत में जो सरोगेसी कानून है ये सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं के लिए, उन माँ बाप के लिए है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते और वो माँ बाप का सुख हासिल कर सकें, इसीलिए इस IVF या बाकी जो जरिया है सरोगेसी का, उसके लिए सरकार ने इजाज़त दी है। इसके अलावा इन्होंने जो एक और कहा कि किसी भी गैर शादीशुदा शख्स या उसकी गर्लफ्रेंड को हमारा जो आर्टिकल है प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो रोकता है कि उसके माँ बाप को आप नहीं दे सकते, ये कानून में है कि मतलब सिवाय पति पत्नी के। अब ये सारी दलीलें देने के बाद अब सबसे बड़ी बात वो आई, वो ये कि क्या प्रीत इंदर ने अपनी मौत से पहले ये क्लियर किया था कि उसके स्पर्म का यूज़ उसके माँ बाप करेंगे उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। सर गंगाराम अस्पताल की तरफ से ये तर्क दिया कि बिल्कुल ऐसा नहीं था और इसलिए स्पर्म हम उनके पेरेंट्स को नहीं दे सकते क्योंकि इसका यूज़ वो उसके लिए कर नहीं सकते। यहाँ पे सर गंगाराम अस्पताल की दलील कमज़ोर पड़ गई क्योंकि उसके खिलाफ
जो पेरेंट्स के वकील ने तर्क रखा, दलील रखा, वो बहुत दमदार था। उनका पहला तर्क ये था कि जब प्रीत इंदर ने अपना स्पर्म दिया 27 जून 2020 को, तो एक फॉर्म भरा था और उस फॉर्म में 2 सिग्नेचर थे, एक प्रीत इंदर के और एक उनके पिता गुरविंदर सिंह के। उस फॉर्म पे 2 नंबर थे, एक प्रीत इंदर के और एक उनके पिता के, फ़ोन नंबर भी लिखे थे। पहली चीज़ तो जब फॉर्म पे 2 लोग हैं तो इसका मतलब है कि दोनों सहमति थे। दूसरा, ये दलील ली गई कि प्रीत इंदर को पता था कि उसकी अब ज़िंदगी बचेगी नहीं, तो स्पर्म उसने यूं ही बेकार में नहीं दिया था। उसके देने के मकसद था ही यही था कि सरोगेसी के ज़रिए उसके माँ बाप शायद उसके रूप में उसकी झलक को देख सके किसी और बच्चे की शक्ल में, इसीलिए दिया था। जो तीसरा तर्क दिया गया वो ये था कि जब ये स्पर्म को प्रिजर्व किया गया, फॉर्म भरा गया, तो गंगाराम अस्पताल में रखा गया और उसको रखने की एक नॉमिनल फ़ीस थी, क्योंकि उसके ख़ास टेम्परेचर और जो भी साइंटिफिक तरीके से रखते हैं वो वैसा रखने का खर्चा होता है। वो सारा खर्चा लगातार बेटे की मौत के बाद अगले 4 साल तक, जब तक इस कोर्ट का फैसला नहीं आया, प्रीत इंदर सिंह के पिता गुरविंदर सिंह ने दिया। तो जब वो पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस पर उनका कानूनी हक तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें, जो एक और तर्क कि अगर इसका इस्तेमाल आप किसी गलत काम के लिए करेंगे, इसका इस्तेमाल आप विरासत या फिर वारिस बनाने के तरीके से होगा, उसमें फैमिली में लड़ाई होगी, या फिर आप इसको व्यापार की तरह इस्तेमाल करेंगे कि बच्चा लिया और किसी को दे दिया बिन माँ बाप जो हैं, तो उस पर तर्क दिया गया। बाकायदा पूरी फैमिली की तरफ से एप्लीकेशन थी। हरबीर कौर और गुरविंदर सिंह जी की उम्र करीब 65 साल है और उनकी पत्नी हरबीर कौर जी की 60 साल। उन्होंने कहा कि देखिए, अब हमारी पता नहीं उम्र कितनी है, लेकिन हमारी दोनों बेटियां और दोनों बेटियां जवान हैं, और दोनों बेटियों ने कहा कि हमें अपने भाई से बहुत मोहब्बत है और हमारे माँ बाप को अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो उसका एक अक्स, उसका एक अंश हमारे घर में आया और हमारे इस विरासत को आगे ले जाए, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। दोनों बहनों ने कहा, अगर हमारे बुजुर्ग माँ बाप को कुछ होता है तो हम लिख कर देते हैं, आपको अगर कुछ और चाहिए कि खर्चा कैसे होगा, ये हम सब कुछ देने को तैयार हैं अपने उस भाई के अंश को हासिल करने के लिए। तो जब ये तर्क दिया गया और फिर ये कि विरासत आगे बढ़ाना है, और हिंदू अधिनियम का फिर पारित जो हवाला दिया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का, जिसमें एक माँ बाप को ये कानूनी हक है कि वो अपनी विरासत को आगे बढ़ाए, तो जब ये सारी चीज़ें दी गई, तब फिर अदालत ने पूरी बहस को निपटाया और उसके बाद अदालत ने ये कहा कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर मुझे लगता है कि इस केस को यूं ही ज़ाया नहीं करने देना चाहिए। पहला, जब प्रीत इंदर ने फॉर्म भरा तो उसे पता था कि वो अपना सीमन किसके लिए दे रहा है, अनजाने में उसने नहीं दिया था। दूसरा, प्रीत इंदर की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, किसी से शादी फिक्स नहीं हुई थी, तो अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती या उसकी एंगेजमेंट हो चुकी होती और वो उसे पति का दर्जा दे देती उसके बाद भी, तो हम शायद उसको भी इसका मतलब वो उसकी अधिकारी होती, हम उसको दे सकते थे उसका सीमन। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की थी नहीं, तो बचे माँ बाप, और माँ बाप को कानून संविधान ने राइट दिया है उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। तो वो फॉर्म, वो साइन, वो 2 मोबाइल नंबर, वो सीमन रखने का खर्चा, और सबसे बड़ा इनका मोटिव, इनका मकसद कि वो अपने बेटे के उस अंश के ज़रिए अपने बुढ़ापे में उस बच्चे या बच्ची की शक्ल में अपने उसी बेटे प्रीत इंदर को देख देख कर बाकी की उम्र काटेंगे। इसलिए ये एक बहुत ही मानवीय पहलू है, और कानूनी पहलू ये है कि इसका मिसयूज़, गलत यूज़ नहीं होगा। ये अदालत भी जानती है, क्योंकि पूरा परिवार वैसे ही टूटा और बिखरा पड़ा है अपने जवान बेटे की मौत से। तो इसीलिए ये अदालत ये फैसला देती है कि सर गंगाराम अस्पताल के जो इंचार्ज हैं वो प्रीत इंदर का स्पर्म उसी सूरत में, जिस सूरत में वो ठीक ठाक हो और उससे एक नया जीवन मिले किसी को, पेरेंट्स के हवाले करेंगे। और अब पेरेंट्स के ऊपर है कि वो पेरेंट्स सरोगेसी के ज़रिए, IVF के ज़रिए जो भी होता है, और कौन सरोगेट बनेगा। उन्होंने लिख कर दिया कि हमारी फैमिली की एक लेडी तैयार भी हो गई है, तो अब वो उसके ज़रिए ये करेंगे। अब ये अदालत का हुक्म आया, फैसला आया,
हरबीर कौर और उनके पति गुरविंदर कौर 4 साल तक ये लड़ाई लड़ी। हरबीर कौर ने रोते हुए कहा था कि हमारा सब कुछ बिखर गया था, ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अदालत के इस एक छोटे से फैसले ने हमारी पूरी ज़िंदगी को उम्मीदों से भर दिया है। ऐसा लगता है कि शायद हमारा बेटा जल्दी एक बार फिर से बेटा या बेटी की शक्ल में हमारी गोद में होगा। वहीं उनके पिता ने कहा है कि मैंने अपने बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी दुआ मांगी, पर ऊपर वाला शायद इस बार कठोर निकला, दुआ कबूल नहीं हुई, उनके जवान बेटे को छीन लिया गया। लेकिन फिर ऊपर वाले ने अपना रहम भी दिखाया और एक दूसरे ज़रिए से अब उनका बेटा एक बार फिर से जब बेटा या बेटी की शक्ल में उनके घर में होगा और फिर से उनके घर में खुशियाँ नाचेंगी। माँ बाप दोनों खुश हैं और अब वो बाकायदा उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं जिनके ज़रिए प्रीत इंदर एक नए शक्ल, नए नाम के साथ दोबारा उसी घर में जन्म लेगा या जन्म लेगी। इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा एक ही था। मैंने बार बार कहा है कि इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो, लेकिन इस कहानी से हमें नसीहत ये भी मिलती है कि बेशक हर रिश्ते ने जुर्म किया हो, लेकिन हर रिश्ता सिर्फ जुर्म ही नहीं करता। कई रिश्ते हमें मिसालें देते हैं, कई रिश्ते हमें प्रेरणा देते हैं और कई रिश्ते हमें बताते हैं कि रिश्तों की वैल्यू क्या है। यहाँ इंसान की जान लेने में हिचकता नहीं है, सोचता नहीं है। और यहाँ सोचिए कि एक जवान बेटे की मौत, 4 साल से एक माँ बाप की जंग, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि एक बार उनका बेटा एक बार फिर से उनके घर में हो। और ऐसे कितने ही बेटों की ज़िंदगियाँ जो छीन ली जाती हैं, बेटियों की ज़िंदगियाँ छीन ली जाती हैं, जिन्हें ज़रा भी रहम नहीं आता। काश वो सिर्फ इस फैमिली से एक बार मिल लें, आकर हरबीर कौर से मिल लें, उनके पति से मिल लें, गुरविंदर सिंह जी से, या फिर प्रीत इंदर की कहानी सुन लें, एक बार उनके घर का चक्कर काट आएँ। मुझे लगता है शायद उनकी भी सोच बदल जाएगी, शायद इंसानों से उन्हें फिर से मोहब्बत हो जाए। ऐसी कहानियाँ सच में ज़िंदगी में बड़ी प्रेरणा देती हैं और लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत कुछ है अभी। तो इस पेरेंट्स को भी सलाम और ऊपर वाला प्रीत इंदर के आत्मा को शांति दे, यही पूरी दुआ भी है मेरी। और जो माँ बाप ने सपना देखा प्रीत इंदर की शक्ल में एक नए बच्चे या बच्ची का, दुआ करता हूँ वो खुशी भी जल्दी आए और वो सारे सपने जो प्रीत इंदर अधूरा छोड़ गया था, एक नए शक्ल में उसके दादा और दादी फिर से वो देखें और पूरा होते हुए देखें। तिन्हीं दुआओं के साथ आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज निराली का बर्थडे है। हमारे ऑफिस में एक हैं मनीष भाई, बड़े ही सोबर सज्जन इंसान। मतलब मैं अपने करियर में बहुत कम ऐसे लोगों से मिला हूँ जो जितना पैसा कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ किताबों पे खर्च करते हैं। किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है और नॉलेज, जब किताब इतनी पढ़ेंगे तो नॉलेज भी है। तो उनको क्राइम से लेके स्पेस तक की किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लीजिए, मुझे लगता है सिवाय शायद बिज़नेस छोड़ दूँ, क्योंकि कभी बिज़नेस पे हमारी बात नहीं हुई, तो स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, सिनेमा हो, पॉलिटिक्स हो, म्यूज़िक हो, सिंगर हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कुछ भी हो, सबकी जानकारी रखते हैं। तो उन्हीं की बेटियां हैं निराली, जिनका आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे निराली। और कह रहे थे मनीष भाई की शायद इस बार अभी घर पे साथ बर्थडे मना लें, अगले साल पता नहीं, वो नीट वीट का एग्ज़ाम दे रही है, उसके बाद पता नहीं किस हॉस्टल में होगी, किस कॉलेज में होगी, किस शहर में होगी, किस देश में होगी, तो धूमधाम से बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे बेटा निराली। एंड मनीष भाई, नीतू भाभी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, इन्जॉय। इसके अलावा हैप्पी बर्थडे अप्पा चंद जी। अप्पा चंद जी का भी आज बर्थडे, और ख़ास बात यह है कि आज 84 साल के हो गए। तो पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर की तरफ से हैप्पी बर्थडे अप्पा चंद जी। आप हमेशा अच्छे रहें, सलामत रहें और जल्दी आप सेंचुरी भी पूरा करें। हमारी टीम जो है वो तो सेंचुरी बना नहीं पा रही है, आज फिर हार गए, लेकिन मेरी ऊपर वाले से दुआ है आप बिल्कुल सेंचुरी मारेंगे।
और ये भेजा है एलेक्स वर्गीस जी ने, सिल्विया और शिबू। और इन लोगों ने लिखा है कि जो अप्पा चंद जी हैं 84 साल की उम्र में ये कहानी सुनते हैं, और वो मेरा नाम उन्होंने जो रखा हुआ है वो नाम रखा है शम्स सहीर खान। वैसे आप नहीं और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, प्यार से आप जो भी पुकारेंगे दिल से उसको कबूल करूँगा। थैंक यू सो मच। प्रभव कुमार सिंह एंड वैभव कुमार सिंह, ये दोनों टीन हैं, 7 मिनट का फ़र्क है। वैभव शायद 7 मिनट छोटे हैं, तो इन दोनों का भी आज बर्थडे है। 7 मिनट छोटे और बड़े भाई प्रभव जी और वैभव जी, हैप्पी बर्थडे। और भेजा है एडवोकेट शशि देव अकोला ने, लखनऊ हाई कोर्ट में है। साहिल रजा सब मुल्ला, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे साहिल साहब। और ये भेजा सद्दाम हुसैन रजा सब ने। इसके अलावा अमिता दात सेना, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमिता जी। और ये भेजा है नरसिंह सिन्हा एंड लेखानी सिन्हा ने। साथ ही विकास सैनी उर्फ विक्की पाजी, इनका भी आज बर्थडे है। एक विक्की पाजी हमारे यहाँ भी है, तो हैप्पी बर्थडे विक्की पाजी। और ये चिंकी एंड करण भाटिया जी ने भेजा है। डॉक्टर बायजू झा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बायजू झा साहब, ये नेपाल में है। डॉक्टर कामरान अंसारी ने भेजा है नेपाल से। हर्षित का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हर्षित। और ये प्रवीण कुरुक्षेत्र, उनके बेटे हैं हर्षित। मारिया, इनका भी आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे मारिया। और ये रीटा मेंडोजा, फिर से गलत बोल रहा हूँ, रीटा मेंडोजा उनकी सिस्टर है। तो कहानी में आज इतनी ही। और न्यूजीलैंड भारत के मैच के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि बात करने के लिए कुछ है नहीं। अब आपसे मुलाकात होगी सैटरडे को, सैटरडे तो है ही, मंडे को। हाँ, कल संडे को आज तक पर आते 11 बजे क्राइम कहानियाँ विद शम्स, जो लोग आज तक देखते हैं देख सकते हैं 11 बजे। लेकिन क्राइम कहानियाँ में अब आपके साथ क्राइम तक पर मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और अगले हफ्ते तो पूरा फेस्टिव सीज़न शुरू है, माहौल अभी से बन चुका है। तो आप सबको ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक। शॉपिंग कीजिए, ख़रीदारी कीजिए और एंजॉय कीजिए। और गरीबों का भी ख्याल रखिए, उनसे अगर उनकी कुछ मदद हो सके ज़रूर कीजिए, ताकि उनके घरों में भी अच्छे से त्यौहार मन सके। तो इन्हीं दुआओं के साथ मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।